हेलो फ्रेंड, कैसा हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र को बताने वाले हैं। देखिए, इसका 2 लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर वन में आप लोगों को आधा पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को आधा पढ़ाऊंगा। जैसे 2 लेक्चर में रहेगा तो थोड़ा जैसे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने 2 लेक्चर में समाप्त किया है। ये चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश व क्षेत्र। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश व क्षेत्र, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आखिरकार विद्युत आवेश व क्षेत्र होता क्या, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और इसका मैं नोट्स भी दूंगा। इसका नोट्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, तो वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, विद्युत आवेश। आखिरकार विद्युत आवेश होता क्या है, तो यहां से सीखते हैं विद्युत आवेश। आप लोगों यहाँ पे देखिए हेडिंग डाला विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी भी द्रव्य पर आया हुआ वह गुण है। द्रव्य में क्या होता है, कोई भी मतलब पदार्थ, कोई भी चीजें द्रव्य पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय और क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जैसे कोई चीज चुंबक होता है, कहीं पर रख देते तो उसके आरी बगल में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके प्रभाव के वर्णन की व्याख्या करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे देखिए, कोई लोहे को रखते हैं, लोहे को अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखें तो उसके बाहर मतलब बगल बगल क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे हम क्या कहेंगे, तथा उसके प्रभाव को वर्णन भी करेगा, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश कहेंगे। अब यहाँ पर विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर होता है N गुणे E। N मिस होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N मिस होता है E मिस होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, Q बराबर N गुणे E। अब बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। देखिए, धनावेश अगर रहता है तो पॉजिटिव, और ऋणावेश मतलब कम यानी निगेटिव। देखिए, अगर धनावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखिए, जब कहीं पर भी माइनस प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन में से होता ही है माइनस, तो अगर कहीं पर प्लस रहे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और कहीं पर ऋणात्मक रहे यानी ऋणावेश रहे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात करते हैं आगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए, सजातीय आवेश क्या होते हैं, सजातीय आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या सजातीय आवेश है, मतलब समान चिन्ह, जैसे प्लस और प्लस रहे, क्या रहे, प्लस प्लस रहे, तो ये क्या सजातीय आवेश रहे, सजातीय आवेश है। देखिए, जैसे आप लोगों को मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे देखिए, जब कोई लड़का रहता है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, जब दोनों लड़के रहते हैं, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, तो क्या करते हैं, दोनों क्या होते हैं, दूर भागते हैं। गलत मन मानिएगा, मगर आप लोगों के लिए समझाना बहुत ही मतलब अच्छा उदाहरण है। देखिए, बॉय, ये भी लड़का, ये भी लड़का, तो ये दोनों क्या है, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर भागते हैं। लेकिन यहीं पर एक बॉय आ जाए, यहीं पर एक गर्ल आ जाए, क्या आ जाए, बॉय आ जाए और गर्ल आ जाए, गर्ल आ जाए, मतलब बॉय क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, और गर्ल क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज। तो लड़का लड़की क्या होते हैं, सटते हैं, मतलब आप मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। उसको दिखा होगा, उसके दिखागा, मजे मजे दोनों लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित मतलब दूर भेजेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव और माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे की तरफ। समझ में आ गया। अब समझते हैं मूल आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों, मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे न्यूनतम कण पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आप लोगों ने समझा प्रकृति क्या होता है, जो भी हमारे जीवन में, जो भी हमारे प्रकृति में उपस्थित कण होते हैं, सबसे न्यूनतम इस होता है सबसे छोटा कण। सबसे, जैसे देखिए, आप लोगों ने लकड़ी देखा होगा, तो ये भी क्या है, कण है, लेकिन ये सबसे छोटा कण नहीं है। तो क्या बोला, प्रकृति में, हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे न्यूनतम कण को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, सबसे न्यूनतम कण। क्या होता है, न्यूनतम कण। जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो प्रकृति है
इस प्रकृति में जो पाया जाता है सबसे जो छोटा कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19। कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। अतः इस पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया कि मूल आवेश होता क्या है, और उसके बाद में मूल आवेश होता क्या है और छोटा सबसे छोटा कण क्या है उसका मान कितना होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन जो है ई, तो उसके सिद्धांत से जो है आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीजें हो, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी सामान ले लीजिए, कोई भी चीजें ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कलम कापी कुछ भी ले लीजिए, तो छोटे छोटे परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। आपने देखा होगा, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, एक गोलाकार होता है, ये क्या होता है, परमाणु होता है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या वही बोला है, इसके क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन, तीनों चीजें से मिलकर बना होता है। उसके बाद में देखिए तथा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होता है। क्या बोला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक नाभिक होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो नाभिक में यहाँ पर देखिए क्या बोला, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के केंद्रीय, तो परमाणु का केंद्रीय है, तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो वही बोला परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं, मतलब स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे परमाणु के नाभिक, परमाणु के, आप बोलेंगे कि परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के केंद्र में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। समझ में आ गया। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये 4 कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। चारों कक्षाओं में क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण कराया जाता है। मतलब जब कोई वस्तु, मतलब जैसे कोई वस्तु है, जब इसको घर्षण कराया जाएगा तो इसकी कुछ चीज़ें इसमें, इसकी कुछ चीज़ें इसमें आएंगी। तो ही चीज़ें लिखा है कि वस्तु को एक दूसरे से घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण कराया जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर धन आवेश उत्पन्न होगी। मतलब जैसे दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर क्या होगी, धन आवेश होगा, उस पर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अनुसार आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण आवेश क्या होता है, संरक्षित होते हैं। आप लोगों ने क्या समझा, जैसे कोई एक वस्तु है, उसको हम क्या, जैसे कोई लोहा है, लोहे को क्या करेंगे हम, इसे हम नष्ट मतलब तोड़ नहीं सकते, बल्कि इसे जैसे कोई बड़ा लोहा है तो बड़े लोहे को हम क्या करते हैं, मतलब क्या होते हैं, किसी भी लोहे की कोई भी लोहे की वस्तु में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वही चीज होता है आवेश का संरक्षण, कि इसके अनुसार किसी भी आवेश को ना तो कोई भी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक रूप से मतलब उसका रूप बदल सकते हैं, कोई दूसरा रूप है तो उसको दूसरे रूप में कर सकते हैं। अर्थात संपूर्ण आवेश संरक्षित होता है। अब समझते हैं आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है। क्या, आवेशों का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, कोई जैसे वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, मैंने वस्तु की बात की है, किसी का नाम नहीं लिया, तो आप लोग को कोई भी वस्तु कहीं पर भी ले सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है उस पर उपस्थित कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्या समझा आप लोगों ने, कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, देखिए कोई वस्तु है उस पर कुल आवेश जितना भी आवेश है एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है।
आगे बात करते हैं, यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी होती है तो वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस n गुणी। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इस पर मैं आपको जो होता है इसका पर मैं आप लोगों को क्या करूँगा, न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ये आपका पहला सूत्र मिला है इस चैप्टर का। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है आवेशन की विधियां। क्या है? आवेशन की विधियां, मैथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जो कि हमने यहाँ पर 3 विधियों को बताया है। घर्षण द्वारा आवेशन, उसके बाद में दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन तो वैसे आपको हेडिंग समझकर ही पता चल गया होगा कि आवेशन जैसे कोई भी दो वस्तु है उसको जब हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, मतलब रगड़ते हैं, तो उसके द्वारा आवेशन हो गया। चालन द्वारा आवेशन हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो वैसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा हेडिंग से। जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, कैसी वस्तु होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। रगड़ा जाता तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने समझा कि जब दो उदासीन वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं को यहाँ पर हमने लाया, ऐसे हमने क्या किया, रगड़ा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे जो कि इसके अंदर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे जो कि इसके अंदर गए, जिसके कारण एक वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा, एक वस्तु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आएगा। ये हमने नहीं बताया कि इसी वस्तु पर धन आवेश, इसी वस्तु पर ऋण आवेश रहेगा। किसी भी वस्तु पर एक वस्तु पर धन रहेगा तो एक वस्तु पर क्या रहेगा, ऋण रहेगा, उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के परदों समान प्रमाण के आवेशन उत्पन्न होते हैं। अब विपरीत प्रकृति के मतलब जैसे प्रकृति इसकी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, परंतु प्रमाण क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा विधि आपका चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? चालन द्वारा आवेशन। जब एक उदासीन वस्तु के संपर्क में दूसरी आवेशित वस्तु को लाई जाती है तो उदासीन वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जिस प्रकृति का आवेश उत्पन्न है, जिस प्रकृति का आवेशित वस्तु लाई गई है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आप लोगों ने क्या समझा, देखिए समझाता हूँ। जब एक उदासीन वस्तु के संपर्क में कोई, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या उदासीन वस्तु है, इसके संपर्क में दूसरी आवेशित वस्तु को हमने लाया तो उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु है, इसी प्रकृति का आवेश, मतलब जिस प्रकृति का आवेश इस पर होगा उसी प्रकृति का आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा, जिस प्रकृति की आवेशित वस्तु लाई गई है। मतलब इसी प्रकार का हम वस्तु लाए थे, तो ये जो उदासीन वस्तु था, ये वाला आवेश इस पे आ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा समझते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु के निकट कोई आवेशित क्षण लाया जाता है तो आंतरिक प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को निकट, ये कोई आपका एक क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है, इसके निकट कोई एक क्षण, एक मान लीजिए क्षण है, इसको लाया जाता है तो आंतरिक प्रेरण, जो इसका आंतरिक मतलब अंदर का जो प्रेरण है, आंतरिक प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्रकृति के, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकृति में क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, प्लस यहाँ पर है। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए इसके इधर क्या है, यहाँ प्लस था, इधर माइनस है, और इधर माइनस है, तो इधर क्या है, प्लस है। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु के निकट कोई आवेशित क्षण लाया जाता है, आवेशित क्षण को लाया तो इसके आंतरिक जो प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्राकृतिक के आवेश, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आवेश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, पदार्थों का वर्गीकरण। मतलब जो आपके मेटल होते हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण में होता है बांटना। जैसे भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल में होता है, कोई भी पदार्थ है, उसका वर्गीकरण कितने भाग का, मतलब उसको कैसे बांट सकते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कोई भी पदार्थ है उसको कितने भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक, चालक, पहले किस भाग में, चालक, वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए
जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुसंख्यक वाहक में हो चालक कहलाते, चांदी, तांबा, लोहा। जैसे देखिए चालक क्या होता है, वह पदार्थ आप ऐसे सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें करंट, जो आपका लाइट होता है उसमें करंट का फ्लो हो जाए। जैसे जो होता है चांदी ले लीजिए, चांदी में अगर करंट को ले जाए तो फ्लो हो जाएगा, तांबा में करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे आप लोहे को लोहे की क्या होती है खिड़की या कुछ भी लगा होता है तो उसमें जब अर्थिंग उतरता है तो आप लोग क्या कहते हैं, अरे यार करंटवा मार दीस, करंटवा मार दीस। तो करंटवा मार दीस का वो चालक हो, चालक हो, चालक का हो लोहा, चालक का हुए लोहा, लोहा में का हो रहा करंट। तो ऐसे ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं चालक का प्रवाह, यानी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, या आप कह सकते हैं करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। समझ में आ गया। ये आप ऐसे देख सकते हैं वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो, मतलब अच्छे से हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुसंख्यक हो, वाहक में मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि चांदी, तांबा, लोहा, etc। अगला टॉपिक आपका विद्युत रोधी या अचालक। क्या है विद्युत रोधी या क्या आपका अचालक, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, क्या हो विद्युत रोधी या अचालक, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक लगभग नगण्य के बराबर हो, अचालक कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चप्पल पहन लेते हैं तो जब करंट को छूते हैं, मतलब जब अर्थिंग नहीं मारता, क्यों नहीं मारता, क्योंकि आपका जो चप्पल है ना वो क्या आपका अचालक, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आपका सूखा हो गया, सूखा चमड़ा हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बेकलाइट हो गया, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। सूखी लकड़ी हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं हो गया। तो ऐसे चालक, ऐसे अचालक जिसमें करंट का फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नगण्य के बराबर, शून्य के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अचालक किसे कहते हैं। उसमें क्या था कि करंट जा रहा था, इसमें क्या है कि करंट नहीं जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा नगण्य होगा, जीरो शून्य के बराबर होगा। आप लोगों ने उदाहरण भी समझ लिया। आगे समझते हैं परावैद्युत क्या होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है परावैद्युत, क्या होता है परावैद्युत, वह अचालक पदार्थ है जिसको प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेशित अध्यारोपित किया जा सकता है। क्या आप लोगों ने समझा। परावैद्युत वह अचालक पदार्थ है, अचालक मीन्स क्या होता है जिसमें करंट का फ्लो ना, मतलब करंट ना बहे, जिसको प्रबल विद्युत, प्रबल में होता है कमजोर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश अध्यारोपित किया जा सकता है, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, etc। आगे है अर्धचालक। चालक में होता है जिसमें करंट फ्लो किया जा सकता है, जिसमें करंट जाए। अर्ध में होता है आधा। वह पदार्थ जो सामान्यतः अचालक होते हैं परंतु उसमें कुछ अर्धधर्म मिलाने से चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे देखिए कोई भी अचालक हो, मतलब जैसे कोई भी अचालक हो, मतलब उसमें करंट ना जाए, मतलब करंट फ्लो ना करे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दे जिसके नाते वो थोड़ा सा व्यवहार करने लगे, थोड़ा सा व्यवहार करने। जैसे देखिए अगर आप ले लीजिए कोई सूखा लकड़ी ले लीजिए, सूखी लकड़ी में अगर हम पानी मिला दें, या आप चप्पल ले लीजिए, चप्पल में अगर हम पानी मिला दें तो क्या होता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब जो धारा का प्रवाह होने लगता है, वो जो होता है चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्धचालक का मतलब ये होता है कि वो आधा चालक रहे आधा अचालक रहे, मतलब करंट का फ्लो करे, करंट का फ्लो ना करे। तो वह पदार्थ जिसमें समता अचालक होते हैं परंतु कुछ उसमें विशेष मिलाने पर वो क्या होते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मैंने समझा दिया कि अर्धचालक होता क्या। कोई भी डाउट होता आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीजें हमें डाउट है। आगे आता है प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम, क्या कूलाम का नियम, देखिए आपके आगे एक वीडियो चलेगा, उसमें मैंने डेडिकेटेड बताया कि किस प्रकार कूलाम का नियम आप लोग अच्छे से डेरिवेशन कर सकते हैं, एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन, लो लेवल से एकदम शुरू से एकदम जान लीजिए कि बौरहा भी समझ जाएगा, एकदम पागल लड़का भी समझ जाएगा उस कॉन्सेप्ट को, कूलाम के नियम को। तो देखिए 7 मिनट का वीडियो, सबसे पहले उसी में ज्वाइन कर देख लीजिए कूलाम का नियम। अब ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम का जो भी मतलब सूत्र होते हैं कैसे निकालेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलाम का नियम आखिर होता क्या है, उसके बाद में हम उसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर सूत्र की सहायता, यहाँ पर परिभाषा की सहायता से हम इस सूत्र को निकालेंगे, मतलब आपको इसको रटना नहीं है। अभी मैं फिगर के माध्यम से आप सभी लोगों को इसको मैं समझा दूंगा, बस केवल एक बार इसको पढ़ लीजिए आराम से। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी नियम बताऊंगा उसी नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु हमने ये ले लिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है। दो स्थिर बिंदु ले लिया, माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। समझ में आ गया आप लोगों को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक, लगने वाला, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल,
अथवा यहाँ पर क्या लगता है, बल F1 लगता है, यहाँ F2। आप समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो समझिएगा आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। प्यारे बच्चों आप जैसे अगर प्लस प्लस है, क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और देखिए जब कोई चुंबक ले लेते हैं आप, जब प्लस और माइनस रहता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करते नहीं, आकर्षण करता है। या अपने लाइट के तार को ले ले, प्लस माइनस रहता है, तो देखिए अगर प्लस प्लस है तो ये देखिए आपका प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। आपको समझ में आ गया कि प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कि प्रतिकर्षण वह बल है जिसमें प्लस प्लस होता है और आकर्षण वह बल है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। देखिए उनके वह बल उन दोनों आवेशों, माना इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है, Q2 है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है प्यारे बच्चों, Q2 है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों, क्या है, दोनों आवेश Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर F हो जाएगा। F क्यों लगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, बल बोला, बल उन दोनों आवेशों के, तो बल ये F हो गया, और उन दोनों आवेशों यानी Q1 Q2 आवेश हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती है, समझ आ गया। तथा उनके बीच की दूरी, माना इसके बीच की दूरी आपका क्या है, R है। अब कोई लंबाई है, कोई दो बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरियां होंगी ही। तो इन दोनों बीच की दूरी क्या है, दूरी के वर्ग है के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर से देखिए क्या बोला है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, सेकंड दे दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ पर क्या बोला देखिए समझिएगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल, तो दो आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा उनके बीच की दूरी R है, R के वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, फिर बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 अपान r²। ठीक, ये हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए F बराबर आपका, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा K Q1/Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। जहाँ जो हमारा K है वो क्या है, नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट है। अब ये नियतांक है तो इसके मान पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक, जहाँ क्या है कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इफ देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूँ K बराबर आपका होता है, K बराबर होता है 1/4 πε0। ये आपका होता है K का मान, यानी नियतांक का मान होता है। और ये क्या है, यही नियतांक का मान है। चाहे आप इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, कूलम स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप K का मान 1/4 πε0 रख दे या 9 × 10⁻9 रख दे। तो यहाँ पर देखिए आपको F बराबर आपका हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, K के स्थान पर रख दे 1/4 πε0 Q1/Q2 अपान r²। समझ में आ गया। ये आपका K का मान है, क्या है, K का मान ये अभी आ गया। या F बराबर आप कर सकते हैं आप 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान r²। ये आप चाहे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये दोनों आवेशित कणों के बीच के माध्यम वाला पराविद्युतांक स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला क्या होगा, बल। इनके अगर यहाँ पर लिख देते हैं ये दोनों, यहाँ पर जो लिखा है यद दोनों आवेशित कणों, ये दोनों आवेशित कणों के बीच का कांस्टेंट के माध्यम वाला पराविद्युतांक क्या है, पराविद्युतांक स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपका जो मेन सूत्र है यही है, इसी पर आपके सारे सवाल लगेंगे। क्या लगेंगे, इसी पर आपके क्या होंगे, सारे सवाल लगेंगे। के का मान वायु या निर्वात के बराबर एक धातु के लिए अनंत होता है, ठीक। के का मान 1 से अधिक ही होगा। तो देखिए इसको सारी जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको बताने वाली थी वो चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका प्यारे बच्चों आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता होता क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा बाह्य या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोला, माध्यम मतलब कि कोई माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। यदि बाह्य या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो तथा माध्यम की वैद्युतशीलता के यहाँ पर केवल एप्सिलॉन नॉट रहेगा। एप्सिलॉन नॉट हो तो देखिए क्या बोला है, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है। और क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। तो ये जो बटे होता है इसी को क्या कहते हैं, बटे को ही कहते हैं अनुपात। इसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से। समझ में आ गया कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। आप लोग कैसे बताएंगे कि माध्यम का वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करें यदि माध्यम का पराविद्युतांक के हो, क्या है, के है, तो यहाँ पर देखिए माध्यम का जो पराविद्युतांक, तो देखिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ई बराबर अगर हम एप्सिलॉन बराबर निकालें तो एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। समझ आ गया ये आपका। देखिए यहाँ तक था लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 2 में टोटल फिजिक्स मैं समाप्त कर दूंगा चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।